क्वेश्चन नंबर 81 हमारे सामने है और क्वेश्चन नंबर 81 में जो सिचुएशन है उसको हम एक बार पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन ये कहता है ए यूनिफॉर्म व्हील ऑफ रेडियस आर इज सेट इनटू रोटेशन अबाउट इट्स एक्सिस एट एन एंगुलर स्पीड ओमेगा। दिस रोटेटिंग व्हील इज नाउ प्लेस्ड ऑन ए रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस विद इट्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल। तो जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हो, इससे रिलेटेड डायग्राम मैंने पहले से ही बना के रखा हुआ है। तो एक व्हील को हॉरिजॉन्टल सरफेस पे यहाँ रख दिया है। ये हॉरिजॉन्टल सरफेस कैसा है? रफ है। तो रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे इसको रख दिया है और इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी कितनी दे दी है इसको? ओमेगा। तो इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी दे दी है ओमेगा और ये मैंने बना दिया कि ये इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी कितनी है इसकी? ओमेगा के बराबर है। ठीक है। और जिस सरफेस पर रखा है वो रफ है, तो जैसे ही सरफेस पर रखेंगे तो जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है और सरफेस है यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स लगना शुरू करेगा और ये फ्रिक्शन फोर्स कौन सा होगा? ये काइनेटिक फ्रिक्शन होगा। फिर क्या होता है आगे? बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन एट द कॉन्टैक्ट द व्हील एक्सेलरेट्स फॉरवर्ड एंड इट्स रोटेशन डिसेलरेट्स टिल द व्हील स्टार्ट्स पेयर रोलिंग ऑन द सरफेस। तो अब फ्रिक्शन की वजह से ये जो व्हील है इसमें ओमेगा और सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी दोनों में इस तरह से चेंज आते हैं कि आगे जाके कहीं ये प्योर रोलिंग मोशन में आ जाता है। फाइंड द लीनियर स्पीड ऑफ द व्हील आफ्टर इट स्टार्ट्स प्योर रोलिंग। तो जब प्योर रोलिंग स्टार्ट होगी तो उसकी लीनियर स्पीड हमको बताना है। ठीक है। तो इसके करस्पॉन्डिंग जो इससे रिलेटेड डायग्राम है वो मैंने पहले से ही बना के रखा हुआ है, इसलिए आपको इसमें कोई दिक्कत आएगी नहीं समझने में। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं कि इसमें फोर्स कौन कौन से लग रहे होंगे। तो ये है इनिशियल पोजीशन, यहाँ पर फोर्स बनाते हैं। तो यहाँ पर जो फोर्स होंगे उनमें से एक तो लग रहा होगा ग्रेविटेशनल फोर्स, ये है ग्रेविटेशनल फोर्स mg। और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर एक और फोर्स लग रहा है वो है नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है। दूसरा फोर्स जो लग रहा होगा वो होगा फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा उसकी डायरेक्शन निकालने के लिए आप जो है फ्रिक्शन फोर्स या फ्रिक्शन का जो चैप्टर है उस चैप्टर का भी पूरा वीडियो मैंने अपलोड किया हुआ है, तो उसमें आप जाके देखें। तो डिटेल में मैंने बताया कि फ्रिक्शन की डायरेक्शन को कैसे निकाल सकते हैं। तो ये हुआ नॉर्मल रिएक्शन और ये बनाया मैंने यहाँ पर mg। अब जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है यहाँ पर जो फ्रिक्शन लग रहा है वो कौन सा फ्रिक्शन है? वो काइनेटिक फ्रिक्शन है और इस फ्रिक्शन की जो डायरेक्शन है वो है राइट साइड में लग रहा होगा काइनेटिक फ्रिक्शन। इसको मैं लिख लेता हूँ Fk के बराबर। अब जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग रहा है Fk, ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन दो काम करता है। फ्रिक्शन फोर्स का जो टॉर्क है उसका सेंस ऑफ रोटेशन कैसा है? एंटी क्लॉकवाइज। तो इसका जो इनिशियल ओमेगा है हम मान लेते हैं ये कैसा है? क्लॉकवाइज सेंस में है। तो फ्रिक्शन का टॉर्क आएगा एंटी क्लॉकवाइज सेंस में, तो ओमेगा को ये डिक्रीज करता है, एंगुलर वेलोसिटी को ये क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। लेकिन फ्रिक्शन फोर्स की डायरेक्शन है राइट साइड में, तो सेंटर ऑफ मास को ये वेलोसिटी देगा राइट साइड में। तो v कंटिन्यूसली बढ़ता जाएगा, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, ओमेगा कम होता जाएगा और फाइनली एक स्टेट ऐसी आएगी कि जब पेयर रोलिंग मोशन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। उस कंडीशन में उस केस के लिए हमको इसे सॉल्व करना है, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी को निकालना है। तो इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं। एक तो उसको कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम से भी सॉल्व किया जा सकता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के अबाउट, और दूसरा इसको काइनेमेटिक्स वाले मेथड से सॉल्व किया जा सकता है। तो मैं काइनेमेटिक्स लगाता हूँ इसमें, मतलब जो काइनेमेटिकल इक्वेशंस हैं उनको लगा के सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं मान लेता हूँ कि सपोज प्योर रोलिंग स्टार्ट्स, सपोज प्योर रोलिंग स्टार्ट्स आफ्टर टाइम t, यानी t इक्वल टू 0 को हम कौन सा टाइम मान रहे हैं? जहाँ पर इसको रिलीज किया था, जस्ट हॉरिजॉन्टल सरफेस पर, रफ सरफेस पर जो व्हील को रखा था वो t इक्वल टू 0 था। और टाइम t में ये कहाँ पहुँच जाता है? यहाँ पहुँच जाता है, इस पोजीशन पर आ गया है टाइम t में। तो हमको कैलकुलेट करना है कि यहाँ पर उसके सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी क्या है। तो मैं मान लेता हूँ कि सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी यहाँ पर कितनी हो जाती है? v, और इसकी जो एंगुलर वेलोसिटी है वो चेंज हो चुकी होगी यहाँ पर, और चूंकि यहाँ पेयर रोलिंग स्टार्ट हो चुकी है इसलिए ये एंगुलर वेलोसिटी यहाँ की होगी v/r। जो इनिशियल कंडीशन है वहाँ पर ये v/r नहीं है, क्योंकि वहाँ पर पेयर रोलिंग मोशन नहीं हो रही है, वहाँ पर स्लिपिंग हो रहा है।
स्लिपिंग की कंडीशन है, इसलिए v इक्वल, वहाँ v है ही नहीं एक्चुअली सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी, तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी इनिशियल कितनी है, 0 है। अब मैं यहाँ से लिखना शुरू करूँगा इक्वेशन इसके लिए, तो मैं ज़रा अपनी पोजीशन को चेंज करूँ और जगह बनाऊँ। तो मैंने मान लिया कि पेयर रोलिंग स्टार्ट होती है टाइम t पर, और मैं फर्स्ट काइनेमेटिकल इक्वेशन लिखता हूँ v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये वाली इक्वेशन। तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी है v, इनिशियल वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास की है 0, प्लस एक्सेलरेशन सेंटर ऑफ मास का कितना है, ए सी एम के बराबर है, जिसको कि हम अभी निकाल लेंगे, इनटू टी, ये पहली इक्वेशन है। और काइनेमेटिकल इक्वेशन जो कि रोटेशनल मोशन के करस्पॉन्डिंग है, वो क्या बनेगी, वो बनेगी ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी के बराबर। फाइनल एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा, इनिशियल है ओमेगा नॉट, तो फाइनल एंगुलर वेलोसिटी को, अच्छा ओमेगा नहीं लेते हैं हम, मतलब यार ये इक्वेशन जो मैंने लिखी है ना, ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, ये तो जस्ट इक्वेशन है जिसमें सिंबल्स की यूजुअल मीनिंग है। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में फाइनल एंगुलर वेलोसिटी है मेरे लिए v बाई आर, या मैं इसको ओमेगा फाइनल और ओमेगा इनिशियल कर लेता हूँ, ठीक है, अब कन्फ्यूज़न नहीं होगा। तो फाइनल एंगुलर वेलोसिटी है v बाई आर इक्वल्स टू इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा प्लस अल्फा इंटू टी। लेकिन यहाँ पर अल्फा जो है नेगेटिव लेना पड़ेगा, क्योंकि जो एंगुलर एक्सलेरेशन है, इस एंगुलर एक्सलेरेशन की डायरेक्शन एंगुलर वेलोसिटी की अपोजिट डायरेक्शन में, या ये एंगुलर मोशन की पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये डिसलिरेट होता है, इसकी एंगुलर वेलोसिटी कम हो रही है, ओमेगा डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो v बाई आर इक्वल टू ओमेगा माइनस अल्फा टी। तो अल्फा को नेगेटिव क्यों लिया, क्योंकि ओमेगा डिक्रीज होता जा रहा है। अब मुझे अल्फा की वैल्यू चाहिए और ACM की वैल्यू चाहिए, तो न्यूटन सेकंड लॉ से मैं इक्वेशन लिखता हूँ एफ के इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में केवल एक ही फोर्स है, एफ की इक्वल टू MACM, इक्वेशन बन जाएगी। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में केवल एक ही फोर्स है और वो है फ्रिक्शन, तो नेट फोर्स के नाम पर केवल फ्रिक्शन अवेलेबल है, तो एफ के इक्वल टू MACM, ये इक्वेशन मैंने बना दी, ये इक्वेशन नंबर 3 लिख दिया इसको नाम। या एक काम करो, ACM की वैल्यू निकाल देता हूँ मैं यहाँ से, तो ACM को मैं एफ के बाई एम लिखूंगा, इसमें ज़्यादा एफ के की वैल्यू रखने की जरूरत है नहीं। अब हम सेंटर ऑफ मास के अबाउट टॉर्क की इक्वेशन लिख लेते हैं। तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट टॉर्क कौन दे रहा है इसे, सेंटर ऑफ मास के अबाउट इसको टॉर्क देता है केवल फ्रिक्शन। नॉर्मल रिएक्शन की लाइन ऑफ एक्शन सेंटर ऑफ मास से पास हो जाएगी, mg की लाइन ऑफ एक्शन सेंटर ऑफ मास से ही पास होती है, इसलिए उन दोनों के टॉर्क 0 होंगे, टॉर्क केवल फ्रिक्शन का बचेगा। तो ये आएगा एफ के इंटू आर इक्वल टू आई अल्फा। अब ये बॉडी क्या है, यूनिफॉर्म व्हील ऑफ रेडियस आर। अब व्हील है तो यार इसको व्हील को लिखना चाहिए था, हम डिस्क लेके चलेंगे, तो एफ के इंटू आर, डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हाफ mr स्क्वायर और एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा। तो उसको सिंप्लीफाई करने पर अल्फा की जो वैल्यू आती है ये हो जाएगा 2fk अपॉन mr। ये मेरे लिए इक्वेशन नंबर 4 हुई, ठीक है। अब इक्वेशन नंबर 1 में ACM की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो फाइनल एंगुलर वेलोसिटी v इक्वल टू ACM की वैल्यू कितनी है, एफ के अपॉन एम, तो एफ के अपॉन एम इंटू टी हो गया, ठीक है। ये कौन सी कहाँ से लिखा हमने, ये इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 3 की हेल्प से। इसके बाद हम लिखते हैं अल्फा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 4 से उठा के इक्वेशन नंबर 2 में। कहाँ से, ये इक्वेशन नंबर 4 है, यहाँ से वैल्यू रख देते हैं अल्फा की यहाँ पर। तो चलिए देखते हैं कितना आता है। ये आएगा v बाई आर इक्वल्स टू, एक मिनट कलर चेंज हो गया इंक का, तो ये v बाई आर इक्वल टू इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा माइनस अल्फा की वैल्यू कितनी है 2fk अपॉन mr के बराबर, तो ये हुआ 2fk अपॉन mr, और क्या था, t था इसमें, है ना, तो t की वैल्यू को t ही लिख दिया हमने। अब हम क्या करते हैं कि एफ के टी अपॉन एम की वैल्यू किसके बराबर है, v के बराबर, तो ये वैल्यू मैं रख देता हूँ उठा के ऊपर से, तो v बाई आर इक्वल टू ओमेगा माइनस
एफ के टी अपॉन एम, तो एफ के टी अपॉन एम को छोड़ दें तो ये हो जाएगा 2/r, ठीक है। और एफ के टी बाई एम की वैल्यू कितनी है, v के बराबर है, तो ये v हो गया। और इसको ले आते हैं हम लेफ्ट साइड में, तो v/r प्लस 2v/r इक्वल टू ओमेगा, ये हो जाएगा 3v/r इक्वल्स टू ओमेगा। और v की वैल्यू आती है v इक्वल टू ω/3 के बराबर। तो ये सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी आ गई जब प्योर रोलिंग स्टार्ट होगी, और ये हुआ क्वेश्चन का आंसर। यहाँ पर मैंने क्या काम किया, मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूँ। ये जो v था ये किसके बराबर है, एफ के टी अपॉन एम, तो ये इसमें एफ के टी अपॉन एम, इसकी जगह पर मैंने v सब्स्टिट्यूट कर दिया है, और ये 2/r एज इट इज़, तो ये 2/r एज इट इज़ है इस इक्वेशन में, और ये v आ गया है किसकी जगह पर, ये एफ के टी अपॉन एम की जगह पर। सिंप्लीफाई कर देंगे, ω/3 आ जाएगा, ठीक है। तो ये है इस क्वेश्चन का डिस्कशन। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 82 में जो सिचुएशन है वो ये है कि ए थिन स्फेरिकल शेल laying on a rough horizontal surface is hit by a cube in such a way that the line of action passes through the center of the shell. As a result, the shell starts moving with a linear speed v without any initial angular velocity. Find the linear speed of the shell after it starts pure rolling on the surface. तो एक स्फेरिकल शेल है यानी हॉलो स्फीयर है, उस हॉलो स्फीयर पर एक फोर्स अप्लाई किया है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, और वो हॉरिजॉन्टल फोर्स सेंटर ऑफ मास से किसी हाइट पर लगाया है, और फोर्स इस तरह से लगाया है कि जो लाइन ऑफ एक्शन है फोर्स की वो कहाँ से पास होती है, हॉलो स्फीयर के सेंटर से। तो सेंटर के अबाउट उस फोर्स का टॉर्क कितना हो जाएगा, 0। तो उसका एक डायग्राम बना लेते हैं पहले हम। तो ये सिचुएशन है, इसमें ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है और इस पर एक स्फेरिकल शेल रखा हुआ है, और जो फोर्स लगाया है वो यहाँ पर लगाया हुआ है। फोर्स की जो लाइन ऑफ एक्शन है, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ मास ऑफ द स्फीयर, तो स्फीयर के सेंटर ऑफ मास से ये लाइन ऑफ एक्शन पास होती है। अच्छा, फिर और क्या इन्फॉर्मेशन है हमारे पास, दूसरा ये है कि जब ये शेल आगे चला जाएगा, जब ये प्योर रोलिंग स्टार्ट करेगा, तब हमको बताना है इसके सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी क्या होगी। है क्या कि जब फोर्स अगर सेंटर ऑफ मास पर लगाया, मतलब फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन अगर सेंटर ऑफ मास से पास होती है, ये जो फोर्स लगाया है इस फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन सेंटर ऑफ मास से पास होती है, तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट ये वाला जो फोर्स है, इस फोर्स का टॉर्क कितना होगा, 0 होगा। ठीक है, जो फोर्स हमने लगाया F मान लेते हैं इसको, तो इस फोर्स का जो टॉर्क आएगा वो टॉर्क कितना आएगा, 0। तो फोर्स का टॉर्क हो गया है 0, जिसकी वजह से इसको इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी या इनिशियल एंगुलर एक्सेलरेशन इस फोर्स की वजह से नहीं मिलेगा, मिलेगा लेकिन यहाँ जो फ्रिक्शन आएगा उसकी वजह से आएगा, उसमें एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा, इसकी वजह से नहीं आएगा। तो ये वाला जो फोर्स F है ये इसको क्या दे देता है, ये इसको देता है लीनियर स्पीड v। तो सेंटर ऑफ मास लीनियर स्पीड v से मूव करना स्टार्ट कर देता है। अब जब सेंटर ऑफ मास लीनियर स्पीड v से मूव करना स्टार्ट करता है, मतलब ये फोर्स कॉन्स्टेंटली नहीं लगा हुआ है, फोर्स ने हिट किया और हट गया। सेंटर ऑफ मास को वेलोसिटी कितनी मिल गई, v, और इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी कितनी है इसकी, 0, और फोर्स यहाँ से हट चुका है। अब ये फोर्स इस पर नहीं लग रहा है। ठीक, उसके बाद की सिचुएशन है, अब उसके आगे क्वेश्चन सॉल्व करना है कि जब फोर्स आया, हॉलो स्फीयर को हिट किया, उसको स्पीड v मिल गई और फोर्स अब हट चुका है। इसके बाद अब हम की जो सिचुएशन है उसमें हमको क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो उसके बाद की सिचुएशन में होता ये है कि ये जो स्फीयर है ये मूव करके यहाँ आ गया। जब ये स्फीयर मूव करके यहाँ पर आ जाता है तो इसका मोशन कैसा हो गया है, प्योर रोलिंग मोशन हो गया है ना। तो यहाँ पर इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, वही स्पीड हमको बतानी है। सॉल्व करने के बाद ये स्पीड कितनी हो जाती है, मान लेते हैं कि इसकी स्पीड कितनी हो गई, v1। तो यही हमको इसमें कैलकुलेट करके दिखाना है कि स्पीड कितनी हो जाती है। तो इसके लिए ज़रा हम कुछ इक्वेशन लिखना शुरू करें। तो अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं यहाँ पर इनिशियल केस में, तो फ्री बॉडी डायग्राम में कौन कौन से फोर्स लग रहे होंगे इस पर। देखो, सेंटर ऑफ मास को जो वेलोसिटी मिल चुकी है वो कितनी है, v के बराबर, जैसा कि क्वेश्चन में कहा गया है। और इसकी जो इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी है ω0 मान लेते हैं इसको, वो कितनी है, 0 है। इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी 0 है,
जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट स्लिप कर रहा है, ये पेयर रोलिंग मोशन नहीं है। और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर जो पॉइंट व्हील के कांटेक्ट में उसकी वेलोसिटी किधर है, राइट साइड में। ये जो पॉइंट है व्हील का, ये पॉइंट कहाँ मूव कर रहा है, राइट में, और ये स्लिप कर रहा है, तो यहाँ फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, लेफ्ट साइड में। तो इस पर फ्रिक्शन मैंने बना दिया लेफ्ट साइड में, और ये कौन सा फ्रिक्शन है, एफ के। ठीक है, और कौन कौन से फोर्स लग रहे होंगे, एक तो इस पर mg लग रहा होगा और एक लग रहा होगा नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, अब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इस पर केवल एक फोर्स लग रहा है, वो सिंगल फोर्स कौन सा है, फ्रिक्शन। तो न्यूटन सेकंड लॉ से मैंने इक्वेशन लिखी एफ के इक्वल टू एम ए सी एम। तो ये फोर्स किस डायरेक्शन में था, लेफ्ट साइड में था एफ के। तो ये सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन भी किस डायरेक्शन में, ये लेफ्ट साइड में है। सेंटर ऑफ मास का जो एक्सेलरेशन इसका ये लेफ्ट साइड में ही होगा। अच्छा, ये ध्यान रखना कि ये फोर्स हट चुका है, उसके बाद हम फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हैं, ये वाला फोर्स हट चुका है, तब mg लग रहा है, एफ के लग रहा है, और सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी इनिशियली भी है। उसके बाद जब ये आगे मूव करेगा तो फ्रिक्शन तब भी लग रहा होगा रास्ते में। तो एफ के इक्वल टू एम ए सी एम आ गया। तो ए सी एम को लिख सकते हैं एफ के बाई एम। तो मैंने एफ ए सी एम को लिखा एफ के बाई एम के बराबर। अब फिर क्या काम किया हमने, अब हमने सेंटर ऑफ मास के अबाउट फ्रिक्शन का जो टॉर्क है वो लिया। तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट फ्रिक्शन का जो टॉर्क है वो कितना होगा, एफ के इंटू आर के बराबर। ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये कितनी हो जाएगी, आर। ये जो फ्री बॉडी डायग्राम हमने बनाया था इसमें ये एम जी था, और इसकी जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है एफ के की ये कितनी है, आर के बराबर है। तो एफ के इंटू आर इक्वल टू आई अल्फा, जिसमें आई है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी किसके अबाउट है, जिसके अबाउट में टॉर्क लिया यानी सेंटर ऑफ मास के अबाउट। तो होल स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर ऑफ मास के अबाउट कितना होगा, 2/3 mr² के बराबर। तो इसको भी लिख लेते हैं हम। तो यहाँ से एफ के इंटू आर इक्वल टू 2/3 mr² अल्फा, यहाँ से अल्फा निकाल सकते हैं। तो अल्फा की वैल्यू हमने रखी 3f अपॉन 2mr के बराबर। ठीक, इतना रख दिया। अच्छा, अब आगे की स्टेप क्या है, मैं फर्स्ट काइनेमेटिकल इक्वेशन में आगे ले रहा हूं, और वो है वी एफ इक्वल टू वी आई प्लस ए टी के बराबर। वी एफ मतलब फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी मतलब जिसको मैंने ऊपर v1 लिखा था वो बेसिकली ये फाइनल लीनियर स्पीड है सेंटर ऑफ मास की। वी आई इनिशियल वेलोसिटी है, तो हम लिखते हैं v फाइनल इक्वल टू v, यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट की है हमने, v फाइनल इक्वल टू वी आई की जगह क्या लिखा जा सकता है, ये v इनिशियल मतलब सेंटर ऑफ मास की इनिशियल वेलोसिटी जो कि v थी। ए सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन माइनस क्यों है, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी राइट साइड में है, इनिशियल वेलोसिटी भी राइट साइड में है, उसको हमने पॉजिटिव लिया है, लेकिन सेंटर ऑफ मास का जो एक्सेलरेशन है वो लेफ्ट साइड में, तो उसको नेगेटिव लिखा। और इक्वेशन नंबर 1 से उसकी वैल्यू कितनी थी, इक्वेशन नंबर 1 से हमने ये इसकी वैल्यू देखी एफ के बाई एम थी, और ये वैल्यू निकाल के यहाँ रख दिया। ठीक, अच्छा, अब यहाँ से सिंप्लीफाई करने पर जो इक्वेशन हमको मिली वो ये थी, इक्वेशन नंबर 3। अब हमने फर्स्ट काइनेमेटिकल इक्वेशन किसके लिए लिखी, रोटेशनल मोशन के लिए। फाइनल एंगुलर वेलोसिटी इक्वल टू इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी प्लस अल्फा टी, ओमेगा फाइनल। तो देखो जब पेयर रोलिंग स्टार्ट हो जाएगी तो जो ओमेगा फाइनल है वो कैसा होगा, क्लॉकवाइज सेंस में होगा, और ओमेगा फाइनल की वैल्यू हो जाएगी वी फाइनल अपॉन आर के बराबर, जिसमें आर क्या है, रेडियस है। और ओमेगा इनिशियल कितना है, ओमेगा इनिशियल तो 0 है, क्योंकि जो फोर्स लगा हुआ था एफ, वो फोर्स कहाँ लगा हुआ था, फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन पास होती थी सेंटर ऑफ मास से, तो उसका टॉर्क तो था नहीं, तो इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी उसको मिली नहीं, तो वो इसको लेंगे हम 0। अब हम यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो फाइनल एंगुलर वेलोसिटी कितनी लिखी हमने, ओमेगा, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी 0, और अल्फा की वैल्यू 3f/2mr। ये कहाँ से निकाली अल्फा की वैल्यू, हमने ऑलरेडी इक्वेशन नंबर 2 में हम निकाल के रख चुके थे, यहाँ से ये, तो ये अल्फा की वैल्यू उठा के हमने यहाँ रख दी है इसमें। ठीक है, तो ओमेगा इक्वल टू ये हो जाएगा 3/2r इंटू वी माइनस वी एफ। अब ये v माइनस वी एफ कहाँ से आया,
ये लिखा है मैंने इक्वेशन नंबर 3 से। तो जरा इक्वेशन नंबर 3 पर ध्यान दो। तो एफ के टी अपॉन एम की वैल्यू को निकाल सकते हैं हम v माइनस वी एफ, यहाँ से थर्ड इक्वेशन से। और एफ के टी अपॉन एम ये सारी वैल्यू उठा के मैंने यहाँ रख दी। तो कितना यहाँ पर 3/2r तो बच जाएगा, ये 3/2r एज इट इज़ रहा, ठीक है। और इस एफ के टी अपॉन एम आर की जगह रख दिया v माइनस वी एफ। तो चलो अब मैंने जो लिखा था इसको यहाँ से हटाता हूँ, जगह क्लियर करते हैं। और इसके आगे की जो स्टेप है उसमें क्या किया हमने, उसमें हमने फाइनल एंगुलर वेलोसिटी कितनी है, ये वी एफ अपॉन आर है, जैसे कि मैंने यहाँ लिखा हुआ था। तो वी एफ अपॉन आर इक्वल टू 3/2r इंटू वी माइनस वी एफ। और बस अब हम इसको क्या कर दें, सॉल्व कर दें, तो फाइनल लीनियर स्पीड निकल आएगी। तो उसको सिंप्लीफाई करने पर फाइनल लीनियर स्पीड हमारे पास आ जाती है 3v/5, और ये हुआ इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, एक चीज़ और देखना, ये क्वेश्चन भी हम कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मैं अभी कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम से इसको सॉल्व नहीं करूंगा, क्योंकि जो डिफरेंट बैचेस हैं उसमें अभी एंगुलर मोमेंटम स्टार्ट नहीं किया है मैंने। तो अभी एंगुलर मोमेंटम से मैं इसको सॉल्व कर नहीं रहा हूँ, लेकिन जो ड्रॉपर बैच के स्टूडेंट्स हैं या जिन्होंने ऑलरेडी ये वाला पोर्शन कंप्लीट कर लिया है, वो इस क्वेश्चन को कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम से भी सॉल्व कर सकते हैं। और उससे सॉल्व करेंगे तो आंसर जल्दी आएगा, इतनी स्टेप नहीं लिखनी पड़ती, उसमें कैलकुलेशन जल्दी होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 83 अब हमारे सामने है। क्वेश्चन में जो सिचुएशन है वो ये कहती है, ए हॉलो स्फीयर ऑफ रेडियस आर लाइज ऑन ए स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस। तो इसमें भी हॉलो स्फीयर है, स्मूथ सरफेस पर रखा हुआ है। इट इज़ पुल्ड बाय ए हॉरिजॉन्टल फोर्स एक्टिंग टेंजेंशियली फ्रॉम द हाईएस्ट पॉइंट। तो जो फोर्स इस पर लगता है वो इसके टॉप मोस्ट पॉइंट पर लगता है और टेंजेंशियली लगता है, यानी फोर्स हॉरिजॉन्टल है और कॉन्टिन्यूसली लगा रहता है। ऐसा नहीं है कि लगने के बाद हट जाता है, इट इज़ नॉट इम्पल्सिव फोर्स। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द स्फीयर ड्यूरिंग द टाइम इट मेक्स वन फुल रोटेशन। तो जितने टाइम में एक फुल रोटेशन ये करता है, उतने टाइम में सेंटर ऑफ मास ने कितनी डिस्टेंस कवर कर ली होगी, वो डिस्टेंस हमको कैलकुलेट करना है। तो एक डायग्राम बना के सिचुएशन को समझ लेते हैं। तो ये हॉरिजॉन्टल सरफेस हमने बना लिया और ये मान लेते हैं कि स्फीयर है। इसके टॉप मोस्ट पॉइंट पर टेंजेंशियली एक फोर्स लगा हुआ है, उस फोर्स को लिखा हमने F के बराबर है। अब जो सरफेस है वो स्मूथ है, यहाँ कोई फ्रिक्शन नहीं है। फ्रिक्शन नहीं होने की वजह से अगर आप इस पर देखें तो जो फोर्स लग रहे हैं वो कौन कौन से फोर्सेस हैं। एक तो सिंपल ये लग रहा होगा ग्रेविटेशनल फोर्स mg, और एक मैं बना लेता हूँ यहाँ से, एक लग रहा है इस पर नॉर्मल रिएक्शन। बस दो ही फोर्स लग रहे हैं वर्टिकल डायरेक्शन में, फ्रिक्शन नहीं है यहाँ पर, नो फ्रिक्शन। ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ मैं नो फ्रिक्शन। और ये जो फोर्स है ये कंटिन्यूसली लगा रहता है। अब इस फोर्स की वजह से इस हॉलो स्फीयर के सेंटर ऑफ मास को एक्सेलरेशन मिलेगा, और वो एक्सेलरेशन कितना होगा, वो एक्सेलरेशन हो जाएगा F/m के बराबर। ठीक है, तो ACM हो जाएगा F/m। सेंटर ऑफ मास के अबाउट इसी फोर्स की वजह से एक टॉर्क मिलेगा, जिसकी इक्वेशन हम लिखेंगे नेट टॉर्क इक्वल टू I अल्फा। तो टॉर्क कितना हुआ सेंटर ऑफ मास के अबाउट, F इंटू आर। सेंटर ऑफ मास से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है फोर्स की, वो ये मैंने बना दी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, ये r के बराबर है। तो F इंटू आर इक्वल टू I अल्फा। टॉर्क हमने सेंटर ऑफ मास के अबाउट लिया है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी सेंटर ऑफ मास के अबाउट ही लिखना होगा इसका। तो I की वैल्यू आएगी 2/3 mr²। तो लिख देते हैं इसको। तो F इंटू आर इक्वल टू 2/3 mr², और इस इक्वेशन से हमको मिल जाएगी अल्फ़ा की वैल्यू। तो अल्फ़ा की वैल्यू को मैंने यहाँ लिख दिया। तो अल्फ़ा आता है 3F/2mr के बराबर। तो ये अल्फ़ा की वैल्यू आ गई हमारे पास। ठीक है, अब देखो इन्होंने पूछा ये है कि जब ये स्फीयर आगे बढ़ेगा तो इसमें प्योर रोलिंग मोशन तो हो नहीं रहा है। ठीक है, प्योर रोलिंग मोशन इसमें नहीं है, क्योंकि ये स्मूथ सरफेस पर था और फोर्स टॉप मोस्ट पॉइंट पर लगा हुआ था। तो ACM इक्वल टू अल्फा आर हम यहाँ पर नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, तो पहले हम ये निकालेंगे
कि इस व्हील को एक रोटेशन कंप्लीट करने में कितना टाइम लगा, तो वो टाइम कैलकुलेट करते हैं। टाइम कैलकुलेट करने के लिए हम काइनेमेटिकल इक्वेशन लगाते हैं, थीटा इक्वल टू, या कहीं कहीं डेल्टा थीटा लिखा होता है, तो थीटा इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी कितनी इसमें 0 है, अल्फा हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं इक्वेशन नंबर 2 से, वो वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे और टी की वैल्यू यहाँ पर हम निकाल लेंगे कितनी है, और थीटा कितना होगा 2 पाई होगा। यानी हमको वो टाइम चाहिए जिसमें ये एक रोटेशन कंप्लीट करेगा, तो एक रोटेशन में थीटा कितना हो जाएगा 2 पाई। तो ये वैल्यू मैंने सब्स्टिट्यूट कर दी, और इससे टी की वैल्यू आती है √4 पाई अपॉन अल्फ़ा। अल्फ़ा की वैल्यू मैंने अभी नहीं रखी, अल्फ़ा की वैल्यू हम बाद में रख लेंगे, कैलकुलेशन थोड़ा सिंपल रहेगा इससे। अब हम आगे बढ़ते हैं इसके। अब मैंने ट्रांसलेशनल मोशन की इक्वेशन लिखी, S इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यहाँ पर S क्या है, सेंटर ऑफ मास ने टाइम t में जो डिस्टेंस कवर की है वो है, तो वो टाइम कितना है जिसमें मैं डिस्टेंस निकालना, ये इक्वेशन नंबर 3 में लिखा हुआ है। और इनिशियल वेलोसिटी u वो कितनी है 0 है, तो हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं 0 प्लस हाफ a इंटू टाइम की वैल्यू हमने इक्वेशन नंबर 3 से उठा के, ये जो इक्वेशन नंबर 3 यहाँ से ये वैल्यू उठा के इसमें सब्स्टिट्यूट कर दी, ठीक है। और a की वैल्यू भी हम इसमें उठाकर रखने वाले हैं और अल्फ़ा की वैल्यू भी हम रखेंगे आगे। तो S इक्वल टू हो जाता है a बाई अल्फ़ा इंटू 4 पाई, ये a, और इसका स्क्वायर करेंगे तो ये 4 पाई और अल्फ़ा ये अंडर रूट हट जाएगा, तो ये बचा 4 पाई और ये a बाई अल्फ़ा, तो a बाई अल्फ़ा है। अब a की वैल्यू हमने यहाँ पर निकाल रखी थी f बाई एम, अल्फ़ा ये रखा हुआ है इक्वेशन नंबर 2 में 3f अपॉन 2mr, ये वैल्यू हम इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने से S इक्वल टू 2 पाई f बाई एम इंटू 4 पाई अपॉन 3f अपॉन 2mr आया, और इसको और सॉल्व कर दें तो आंसर आ जाएगा 4 पाई r बाई 3। ये है वो डिस्टेंस जो कि सेंटर ऑफ मास व्हील का मूव करेगा जब इसका एक रोटेशन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हुआ इस क्वेश्चन का आंसर, और हम बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 84। क्वेश्चन नंबर 84 में जो कंडीशन या सिचुएशन है वो ये है, ए सॉलिड स्फीयर ऑफ मास 0.5 kg इज केप्ट ऑन ए हॉरिजॉन्टल सरफेस। तो इसमें एक सॉलिड स्फीयर है, हॉरिजॉन्टल सरफेस पर रखा हुआ है। द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन दी सरफेसेज इन कॉन्टैक्ट इज 2/7। तो ये सरफेस रफ है और दोनों के बीच में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है वो है 2/7। व्हाट मैक्सिमम फोर्स, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो दिया हुआ है मैं उसकी वैल्यू को यहाँ नोट कर लेता हूँ। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू कितना दिया है 2/7, और मास कितना गिवन है क्वेश्चन में, मास गिवन है हमको 0.5 kg स्फीयर का, और ये स्फीयर कैसा है, सॉलिड स्फीयर है। What maximum force can be applied at the highest point in the horizontal direction so that sphere does not slip on the surface। यानी हमको ये निकालना है कि हॉरिजॉन्टल सरफेस पर मैक्सिमम कितना फोर्स हम लगा सकते हैं कि स्फीयर प्योर रोलिंग मोशन में रहे, यानी उससे ज़्यादा फोर्स लगा देंगे तो स्फीयर प्योर रोलिंग मोशन में नहीं रहेगा, स्लिप कर जाएगा, ठीक है। तो इसको भी हम डायग्राम एक बना लेते हैं समझने के लिए। तो ये हॉरिजॉन्टल सरफेस हमने एक बना लिया है, इस पर एक ये वी सॉलिड स्फीयर है, इसके टॉप मोस्ट पॉइंट पर फोर्स लगा हुआ है, और उस फोर्स की जो वैल्यू है, टॉप मोस्ट पॉइंट पर एक फोर्स लगा हुआ है, और फोर्स कितना है, इस फोर्स को हमने लिखा कि ये फोर्स है F के बराबर। इसी की मैक्सिमम वैल्यू हमको निकालनी है। तो हम क्या करते हैं, मान लेते हैं अभी कि ये प्योर रोलिंग मोशन में है, ठीक है, और मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूँ। तो फ्री बॉडी डायग्राम में जो फोर्सेस हम बनाएंगे उसमें एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा, तो वो मैंने बना लिया। ग्रेविटेशनल फोर्स कितना है, mg है, और नॉर्मल रिएक्शन एज यूजुअल लगेगा ही लगेगा, तो ये नॉर्मल रिएक्शन अपर डायरेक्शन में, और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी यहाँ पर लग रहा होगा। अब देखिए कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनको ये नहीं समझ में आता है कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की डायरेक्शन पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पर कहाँ पर है, राइट साइड है या लेफ्ट साइड में। हालांकि इसमें राइट साइड में होगा फ्रिक्शन, लेकिन उसके बारे में भी बात नहीं करूंगा कि वो कैसे पता करते हैं।
लेकिन अगर आपको फ्रिक्शन की डायरेक्शन नहीं मालूम है कि राइट साइड है या लेफ्ट साइड है, तो आप किसी भी डायरेक्शन में ले लो। अगर आपने जो इक्वेशन है फोर्स की और टॉर्क की, उनको लिखते समय प्रॉपर साइन यूज किया होगा, तो सॉल्व करने के बाद वो अपने आप प्रॉपर साइन के साथ फ्रिक्शन आएगा। अगर आपने वो फ्रिक्शन सही डायरेक्शन में लिया होगा तो सॉल्व करने के बाद उस फ्रिक्शन की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। अगर आपने फ्रिक्शन की डायरेक्शन गलत अज्यूम कर ली होगी तो सॉल्व करने के बाद वो फ्रिक्शन विथ नेगेटिव साइन आ जाएगा और उस समय पता चल जाएगा कि फ्रिक्शन की सही डायरेक्शन क्या है। तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है, फ्रिक्शन की डायरेक्शन निकालने में हमें इतना ज़्यादा मतलब टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो खैर मुझे तो पता है, इसलिए मान लेता हूँ कि इस पर जो फ्रिक्शन है वो किस डायरेक्शन में है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में है, और ये प्योर रोलिंग मोशन कर रहा है, इसलिए फ्रिक्शन कैसा है, ये स्टैटिक फ्रिक्शन है। ठीक है, ये फ्रिक्शन है स्टैटिक। अब न्यूटन सेकंड लॉ से मैं इक्वेशन लिखता हूं, नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो F प्लस एफ एस इक्वल टू MACM, ये मेरी पहली इक्वेशन है न्यूटन सेकंड लॉ से। अब मैं एक टॉर्क की इक्वेशन लिखता हूं। तो टॉर्क की जो इक्वेशन है, मैं टॉर्क ले रहा हूं सेंटर ऑफ मास के अबाउट। तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट टॉर्क लेंगे तो mg और नॉर्मल रिएक्शन दोनों का टॉर्क तो जीरो होगा। अच्छा, अगर ये पेयर रोलिंग मोशन में है तो इसका जो एंगुलर एक्सेलरेशन है वो कैसा होना चाहिए, क्लॉकवाइज, क्योंकि अगर सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन राइट साइड लिया है हमने ACM, ठीक है, राइट साइड लिया, क्या है, राइट साइड होगा ही, क्योंकि दोनों फोर्स ही राइट साइड में लग रहे हैं, F और FS। तो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन अगर राइट साइड में है तो एंगुलर एक्सेलरेशन अगर क्लॉकवाइज सेंस में होगा तभी ये पेयर रोलिंग मोशन कर सकता है। तो मैं अल्फा के लिए ये बनाऊंगा सेंस ऑफ रोटेशन। अब ये देखो कि जो अल्फा है उसका सेंस ऑफ रोटेशन अगर हमने क्लॉकवाइज ले लिया है तो फ्रिक्शन का जो टॉर्क है ये सेंटर ऑफ मास के अबाउट एंटी क्लॉकवाइज सेंस में है, और जो ऊपर टॉप मोस्ट पॉइंट पर फोर्स लगा हुआ है F, उसका टॉर्क कैसा है, क्लॉकवाइज सेंस में है। तो जो मैं भी कह रहा था कि प्रॉपर साइन यूज करना चाहिए इक्वेशन लिखते समय, वो ये है कि जो F फोर्स है इसका टॉर्क लेना है हमें पॉजिटिव, क्योंकि अल्फा को सपोर्ट करता है। इसका टॉर्क लेना है नेगेटिव, क्योंकि अल्फा को अपोज करता है। तो हम लिखेंगे F इंटू आर माइनस एफ एस इंटू आर इक्वल टू आई अल्फा। अब ये सॉलिड स्फीयर है तो इसलिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया में यहीं लिख देता हूँ 2/5 mr² इंटू अल्फा। और सिंप्लीफाई कर लें तो ये F माइनस एफ एस इक्वल टू 2/5 mr, एक एक आर कैंसिल कर दिया लेफ्ट साइड और राइट साइड, और ये बचा अल्फा। अब देखो अभी जो मोशन है ये कैसा है, पेयर रोलिंग मोशन है। तो मैं पेयर रोलिंग मोशन में जो कंस्ट्रेंट होता है वो लगा देता हूँ। ये इक्वेशन नंबर 2 लिख लिया, और वो कंस्ट्रेंट ये है कि अल्फा इक्वल टू होगा ACM/R। तो मैं इक्वेशन नंबर सेकंड में ये वैल्यू लिख देता हूँ। तो ये होगा F माइनस एफ एस इक्वल्स टू 2/5 mr, और अल्फा की वैल्यू रख दी हमने ACM/R के बराबर। ये R से R कैंसिल हो जाएगा। और मैं जरा अपनी पोजीशन को शिफ्ट करूं, जगह चाहिए ज़्यादा कैलकुलेशन करने के लिए, तो ये मैंने अपनी पोजीशन चेंज की। तो अब ये मेरे को इक्वेशन मिलती है F माइनस एफ एस इक्वल टू 2/5 MACM। अब देखो यहाँ पर ना मेरी रिक्वायरमेंट ACM निकालना नहीं है, मुझे फ्रिक्शन निकालना है। तो मैं यहाँ से फ्रिक्शन की वैल्यू निकालता हूँ कि F की वैल्यू निकालता हूँ और इक्वेशन नंबर 1 में रख दूंगा, या MACM की वैल्यू निकाल लेता हूँ यहाँ से। तो MACM को मैं यहाँ से लिख सकता हूँ 5/2 F माइनस एफ एस। ये इक्वेशन नंबर लिख लिया 3 है, और इससे MACM की वैल्यू मैं रखूँगा इक्वेशन नंबर 1 में। ठीक, तो इक्वेशन नंबर 1 में वैल्यू रखते हैं। तो ये होगा F प्लस एफ एस इक्वल टू MACM, और MACM की वैल्यू यहाँ से उठा के इक्वेशन नंबर 1 में। MACM कितना आ गया, 5/2 F माइनस एफ एस। तो अब ये हुआ एफ एस लेफ्ट साइड में, 5/2 एफ एस लेफ्ट साइड में जाएगा, और राइट में है 5F/2 और माइनस F
जो एफ था इधर चला गया, एफ एस में लेफ्ट में ले आया हूँ। तो ये सॉल्व करने पर आता है 7fs बाई 2 इक्वल टू, और ये है 3f बाई 2 बचेगा राइट साइड में, 2 से 2 कैंसिल, तो fs की जो वैल्यू आती है 3f बाई 7। ये जो 3f बाई 7 वैल्यू है ये फ्रिक्शन की वैल्यू है। तो अगर मैं ये मान लूँ कि ये बॉडी प्योर रोलिंग मोशन में है तो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू f की टर्म्स में कितनी आती है, 3f बाई 7 के बराबर। तो अब हम कंडीशन लगाएंगे कि अगर बॉडी अभी भी प्योर रोलिंग मोशन में है तो जो फ्रिक्शन फोर्स है Fs ये कैसा होना चाहिए, ये होना चाहिए Fs जो भी मैंने कैलकुलेट किया लेस देन और इक्वल टू Fs मैक्सिमम। बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, फ्रिक्शन फोर्स की जो वैल्यू अभी आ रही है या तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू के बराबर है या अपनी मैक्सिमम वैल्यू से कम होगी। तो Fs की वैल्यू मैं रख देता हूँ, ये है 3f बाई 7 लेस देन और इक्वल टू Fs मैक्सिमम, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो होती है म्यू एन के बराबर। तो मैं लिखूंगा यहाँ पर ये म्यू एन। अब कितना हुआ, 3f बाई 7 लेस देन और इक्वल टू म्यू कितना था, 2 बाई 7 था, और नॉर्मल रिएक्शन कितना है, mg के बराबर है यहाँ पर mg। तो सॉल्व करने पर f आता है लेस देन और इक्वल टू, ये 7 से 7 कैंसिल हो गया, 2 बाई 3 mg के बराबर। अब वर्मा सर g की वैल्यू जब नहीं देते हैं तो कैलकुलेशन होता है वो 9.8 लेकर। तो f लेस देन और इक्वल टू 2 बाई 3, और मास जो था वो कितना है 0.5 kg, g की वैल्यू लिख लेते हैं हम 9.8। और अब मुझे ज़रूरत पड़ेगी कैलकुलेटर की, तो कैलकुलेटर यूज़ कर लें। तो ये आएगा 9.8 इंटू 0.5 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 3, तो ये 3.26 के आसपास आता है। f लेस देन और इक्वल टू 3.26। तो f मैक्सिमम कितना हो जाएगा, f की जो मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू है वो होगी 3.26 न्यूटन के बराबर, और ये होगा इसका, बुक में इसका आंसर 3.3 है, जिसको कि हम अप्रॉक्सीमेटली मान सकते हैं कि जो हमारा आंसर आया है उसी के आसपास है। तो g की वैल्यू 9.8 लेने पर ये इतना ही आंसर आएगा। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 85, बढ़िया क्वेश्चन है ये, और इस क्वेश्चन में सिचुएशन ये है, ए सॉलिड स्फीयर इज सेट इनटू मोशन ऑन ए रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस, ठीक है, ये ध्यान रहे, रफ है सरफेस और हॉरिजॉन्टल है, विद ए लीनियर स्पीड v इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड द एंगुलर स्पीड v बाई आर इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन एज शोन इन द फिगर। तो ये जो फिगर आप देख रहे हैं इसमें सेंटर ऑफ मास की तो वेलोसिटी है राइट साइड में, और जो एंगुलर वेलोसिटी उसका सेंस ऑफ रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज है। यानी अगर आप देखो तो जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की वेलोसिटी है, इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को अगर हम व्हील पर ले लें, सॉलिड स्फीयर पर ले लें, तो सॉलिड स्फीयर का जो पॉइंट ग्राउंड के कांटेक्ट में उसकी वेलोसिटी है v प्लस ओमेगा आर है, जीरो नहीं है, यानी कि ये ज़बरदस्त स्लिपिंग हो रही है यहाँ पर। ठीक है, तो ये स्लिपिंग का केस है। इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन एज शोन इन फिगर, फाइंड द लीनियर स्पीड ऑफ द स्फीयर, फाइंड द लीनियर स्पीड ऑफ द स्फीयर। तो स्फीयर की लीनियर स्पीड निकालनी है। पार्ट ए, व्हेन इट स्टॉप्स रोटेटिंग, जब ये रोटेट करना बंद कर देगा, यानी कि इसमें ओमेगा नहीं होगा, तब v कितना है। ठीक है, एंड पार्ट बी, व्हेन स्लिपिंग फाइनली सीजेज एंड पेयर रोलिंग स्टार्ट्स। तो जो ये दोनों पार्ट हैं, इसको सॉल्व करने के लिए हम कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का भी यूज़ कर सकते हैं, जैसा कि मैं पहले बता रहा हूँ, लेकिन कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम से मैं इसको सॉल्व करूँगा नहीं अभी यहाँ पर, क्योंकि जो मेरे अभी ऑफलाइन बैचेस हैं उसमें मैंने अभी एंगुलर मोमेंटम स्टार्ट किया नहीं है, अभी टॉर्क वाली इक्वेशन चल रही है। ठीक है, टॉर्क, नेट टॉर्क, आई अल्फा वगैरह पढ़ चुके हैं वो लोग। लेकिन जो स्टूडेंट ड्रॉप पर हैं या जिन्होंने ये टॉपिक कर लिया है, जिनका ये टॉपिक हो चुका है, वो स्टूडेंट्स इसको कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट के अबाउट लेके भी कर सकते हैं। उससे इस तरह के क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व होते हैं, 2-3 स्टेप में आंसर आ जाता है, उसमें कैलकुलेशन कम करना पड़ता है। वो वाला मेथड मैं कभी बाद में डिस्कस करता हूँ। तो अभी जो काइनेमेटिक्स है, मैं वो काइनेमेटिक्स वाला ही सिचुएशन लेता हूँ।
और इसमें जो सिचुएशन है उसके लिए एक डायग्राम हम बना लेते हैं। तो ये सिचुएशन है इसमें, और स्पेस हमको चाहिए ज़्यादा, तो उसके लिए ये वाला जो डायग्राम है इसको कर देते हैं ज़रा छोटा। तो हम बात करते हैं इस क्वेश्चन की। तो इसमें जो इनिशियल कंडीशन है वो इनिशियल कंडीशन तो ये है कि सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी है v, ये मैंने v बना दिया, और जो एंगुलर वेलोसिटी है इसकी ये है v/r, और जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की वेलोसिटी कितनी है v प्लस ओमेगा r के बराबर, यानी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो ज़ीरो नहीं है, इसलिए ये स्लिपिंग का केस है, ये पेयर रोलिंग मोशन नहीं है। पेयर रोलिंग तब होता जब v राइट साइड में होता और एंगुलर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड तो v/r ही होता, लेकिन वो होती किस सेंस में, क्लॉकवाइज सेंस में, तब ये पेयर रोलिंग मोशन का केस होता। अच्छा, अब क्या हुआ, जब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की जो वेलोसिटी है, जो पॉइंट सॉलिड स्फीयर का ग्राउंड के कांटेक्ट में है उसकी वेलोसिटी है राइट साइड में, तो फ्रिक्शन लगेगा इस पर लेफ्ट साइड में, तो ये फ्रिक्शन है, और ये कौन सा फ्रिक्शन है, काइनेटिक फ्रिक्शन है, क्योंकि यहाँ स्लिपिंग हो रही है। ठीक है, तो ये है एफ के, और जो फोर्स यूजुअली लगते हैं वो तो आप सभी जानते हैं कि एक mg भी लग रहा होगा और एक लग रहा होगा यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन n। तो ज़रा क्लियरली बना लूँ मैं इसको, ये मैंने बना लिया नॉर्मल रिएक्शन n, और एंगुलर वेलोसिटी v/r एज इट इज़, जो डायग्राम में शो किया हुआ था वो मैंने लिख दिया यहाँ। अब न्यूटन सेकंड लॉ से एक इक्वेशन लेके हम इस पर, तो वो इक्वेशन हो जाएगी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एफ के इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, तो मास इनटू एक्सेलरेशन ACM, तो ACM की वैल्यू आती है एफ के अपॉन m के बराबर, यह इक्वेशन नंबर 1। और टॉर्क की इक्वेशन लिख लेते हैं, तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट टॉर्क कौन देगा, इसको फ्रिक्शन देगा केवल, तो ये होगा एफ के इंटू आर इक्वल टू आई अल्फा, सॉलिड स्फीयर है तो उसका आई कितना है 2/5 mr स्क्वायर इंटू अल्फा, सिंप्लीफाई कर लें तो अल्फा की वैल्यू आ जाती है 5 एफ के अपॉन 2 mr, ये इक्वेशन नंबर 2। एंड सिंस दिस इज द नॉट ए केस ऑफ पेयर रोलिंग मोशन, तो ACM इज नॉट इक्वल टू अल्फा आर, तो अभी ACM जो है वो अल्फा आर के बराबर नहीं है। ठीक है, ये तब होता है जब पेयर रोलिंग स्टार्ट हो जाएगी। अब इसमें देखो दो केसेस पूछे हैं इसमें क्वेश्चन में, एक तो वो जब इसकी जो एंगुलर वेलोसिटी है वो ज़ीरो हो जाएगी, तो मैं वो बना लेता हूँ, ये जो इंटरमीडिएट पोजीशन है जहाँ पर एंगुलर वेलोसिटी ज़ीरो होती है वो मैंने इस डायग्राम में पहले वो बना ली। यहाँ पर आने के बाद इसकी जो एंगुलर वेलोसिटी है वो कितनी हो जाती है, ज़ीरो, और सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी हो जाती है, इसको मैं लिख देता हूँ v1, और ओमेगा कितना है यहाँ पर 0 है। अब एंगुलर वेलोसिटी ज़ीरो हुई क्यों, ये भी हमारे दिमाग में सवाल उठता है। तो एंगुलर वेलोसिटी ज़ीरो होने का जो रीज़न है वो ये है कि सेंटर ऑफ मास के अबाउट फ्रिक्शन का जो टॉर्क है, एक ही फोर्स टॉर्क दे रहा है सेंटर ऑफ मास के अबाउट, और वो फ्रिक्शन का टॉर्क है। इसका सेंस ऑफ रोटेशन कैसा है, फ्रिक्शन के टॉर्क का क्लॉकवाइज, इसका जो सेंस ऑफ रोटेशन है फ्रिक्शन के टॉर्क का वो क्लॉकवाइज है, और जो इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी है वो कैसी है, एंटी क्लॉकवाइज। तो जो अल्फा मिला है, अल्फा का सेंस ऑफ रोटेशन है क्लॉकवाइज, और एंगुलर वेलोसिटी कैसी है, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो इसलिए एंगुलर एक्सेलरेशन और ओमेगा अपोजिट डायरेक्शन में होने की वजह से ओमेगा धीरे धीरे कम होता जाएगा, और फाइनली एक स्टेट ऐसी आएगी कि इसकी एंगुलर वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगी। वो कौन सी स्टेट है, ये वाली। ठीक है, इसको मैंने मान लिया कि ये पोजीशन ए थी, ये पोजीशन है बी, तो पोजीशन बी में ओमेगा 0 हो गया है। अब फिर हम काइनेमेटिकल इक्वेशन लिखते हैं इसके लिए कि यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी है v1, इनिशियल लीनियर स्पीड कितनी है इसकी वो मैं लिख देता हूँ, वो थी v, और v था राइट साइड में, फ्रिक्शन था लेफ्ट साइड में, तो ACM लेफ्ट साइड में आया है और सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी राइट साइड में है, तो एक्सेलरेशन और वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में है, तो v माइनस ACM इंटू टी, मैं मान लेता हूँ कि टाइम t पर ऐसा हुआ है, तो ACM कितना, एफ के बाई एम, तो उसको मैंने लिखा एफ के बाई एम इंटू टी के बराबर।
ठीक है। और यहाँ से इसकी मुझे आगे ज़रूरत पड़ेगी, अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करते आ रहे होंगे पिछले, तो आपने देखा होगा कि बार बार मुझे ज़रूरत पड़ती है एफ के टी अपॉन एम की। तो वो एफ के टी अपॉन एम कितना हो जाएगा, वी माइनस वी वन। इसको मैंने लिख लिया इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, इक्वेशन नंबर 3 हमने इसको नाम दे दिया। अच्छा, अब काइनेमेटिकल इक्वेशन लिखते हैं हम किसके लिए, रोटेशन के लिए। तो टाइम टी पर इसकी फाइनल एंगुलर वेलोसिटी मान लेते हैं ओमेगा है। इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी कितनी थी, वी बाई आर। थोड़ा डायरेक्ट लिख दूँ तो चलेगा, चलो अच्छा डायरेक्ट नहीं लिखते हैं। तो ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो फाइनल एंगुलर वेलोसिटी, इसको मैं ओमेगा बी नाम दे देता हूँ, क्योंकि ये बी पोजीशन की बात कर रहे हैं। जब ये व्हील या सॉलिड स्फीयर कहाँ पहुँच गया, पोजीशन बी में। तो यहाँ ओमेगा 0 है, तो यहाँ पर मैं लिखूँगा 0। तो एंगुलर वेलोसिटी 0, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी कितनी है, वी बाई आर। अब ये ध्यान देना कि इसका जो सेंस ऑफ रोटेशन है वी बाई आर का, वो कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज है, और अल्फा कैसा है, क्लॉकवाइज है। तो दोनों में से किसी एक को नेगेटिव लेना होगा। तो मान लो मैं अल्फा को नेगेटिव ले लेता हूँ, तो माइनस एफ के 5 एफ के बाई 2 एम आर, 5 एफ के अपॉन 2 एम आर। ये मैंने लिखा अल्फ़ा की वैल्यू इंटू टी। ठीक है, और यहाँ से मुझे मिलेगा v बाई आर इक्वल टू एफ के टी अपॉन एम को मैंने सेपरेट कर लिया, एफ के टी अपॉन एम, और यहाँ बचता है 5/2 एम आर, 5/2 आर। ठीक है, अब इक्वेशन नंबर 3 से एफ के टी बाई एम की वैल्यू मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करूँगा। जैसा कि मैंने बताया था कि बार बार मुझे ज़रूरत पड़ती है एफ के टी बाई एम की वैल्यू रखने की। तो एफ के टी बाई एम को मैंने यहाँ रखा, तो ये होगा v बाई आर इक्वल टू एफ के टी बाई एम कितना आ रहा था, v माइनस वी वन। तो v माइनस वी वन इंटू 5/2 आर। अब ये r से r कैंसिल हो जाएगा, और ये होता है v इक्वल टू 5v/2 माइनस 5v1/2। ठीक है, v1 हमको कैलकुलेट करना है, तो 5v1/2 इक्वल टू 5v/2 माइनस v राइट साइड में जाके, तो ये बचेगा 3v/2, और ये 2 से 2 कैंसिल, तो v1 कितना आएगा, 3v/5। यानी जब एंगुलर वेलोसिटी 0 होगी उस समय लीनियर स्पीड कितनी होगी इसकी लीनियर स्पीड होगी 3v/5 के बराबर। तो ये आंसर आ गया पार्ट ए का। तो मैं इसको ज़रा यहाँ पर अंडरलाइन कर देता हूँ, क्योंकि ये अलग डिफरेंट कलर से, ये हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया, v1 इक्वल टू 3v/5। ठीक है, एक पार्ट निपट गया इसका। चलिए अब हम बढ़ेंगे सेकंड पार्ट की तरफ। और सेकंड पार्ट में जो हमसे पूछा है, सेकंड पार्ट में पूछा है व्हेन इट स्टॉप्स रोटेटिंग एंड व्हेन स्लिपिंग फाइनली सीजेज एंड पेयर रोलिंग स्टार्ट्स, ये निकालना है। तो चलो मैं स्पेस क्रिएट करने के लिए, कैलकुलेशन के लिए ज़रा इसको यहाँ से डिलीट करता हूँ। तो अब देखो क्या करना है मुझे। अब मुझे नेक्स्ट स्टेज पे पहुंचना है, और वो नेक्स्ट स्टेज ये है व्हील की। ये व्हील मैंने बना दिया एक और यहाँ पर, मतलब एक और नहीं, यही व्हील कहाँ पहुंच गया है, अब पोजीशन सी पर। जब ये व्हील पोजीशन सी पर पहुंच गया है, तब इसके सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी मैं मान लेता हूँ कितनी हो चुकी है, v2 के बराबर, और एंगुलर वेलोसिटी कितनी हो चुकी है, ओमेगा फाइनल लिख लेते हैं इसको। तो हमसे v2 पूछा है कि v2 कितना होगा इसमें। ठीक है, ये v2 की वैल्यू अब हम निकालेंगे कि v2 कितना है यहाँ पर। तो v2 को कैलकुलेट करने के लिए मैं फिर काइनेमेटिकल इक्वेशन लिखने वाला हूँ। तो फाइनल वेलोसिटी v2 इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी v माइनस ACM Fk बाई एम इंटू टी। मैंने ये मान लिया कि टाइम t पर पेयर रोलिंग स्टार्ट होती है। अच्छा, ये वाला टाइम पिछले वाले टाइम t से अलग है, मतलब b पोजीशन में जिस टाइम पर ये आया था, c पोजीशन पर उसके बाद आएगा, ये वो वाला टाइम है, बाद वाला टाइम, यानी tc लिख सकते थे हम इसको। तो v2 लीनियर स्पीड है फाइनल, और v सबसे पहले वाली है, और जब तक पेयर रोलिंग स्टार्ट नहीं होती है तब तक स्लिपिंग तो फ्रिक्शन तो लगता ही रहेगा, और वो फ्रिक्शन कॉन्स्टेंटली लग रहा है
फ्रिक्शन की वैल्यू भी कांस्टेंट है और सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट है या रिटार्डेशन कह सकते हो। तो लेफ्ट साइड में ACM है, राइट साइड में V था, तो इसलिए मैंने इसको ACM को नेगेटिव ले लिया है। अब मैं फिर वही कहूँगा कि F/kT/m की मुझे आगे ज़रूरत पड़ती है, तो F/kT/m इक्वल टू, इसको मैंने लिख लिया है V माइनस V2 के बराबर। ये है मेरे लिए इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। फिर एंगुलर वेलोसिटी वाली इक्वेशन, ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। अब इस इक्वेशन को बहुत केयरफुली समझना। मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो मिस्टेक करते हैं ना, वो इस वाली इक्वेशन में करते हैं, जो मेरा पूरा इतने साल का अनुभव है। तो उसमें आपको ना डायरेक्शन प्रॉपर देखनी है। क्या देखनी है डायरेक्शन की? जो फाइनल एंगुलर वेलोसिटी है, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी है क्लॉकवाइज सेंस में। तो अगर तुम क्लॉकवाइज सेंस को पॉजिटिव लेते हो तो एंटी क्लॉकवाइज सेंस में जो भी चीज़ें हैं वो नेगेटिव लिखनी पड़ेंगी। तो चलो मैं ऐसे ही कर लेता हूँ। ओमेगा फाइनल को लिख लिया मैंने पॉजिटिव, तो ओमेगा एफ पॉजिटिव हुआ। अब इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी जो थी इसकी V/r, ये जो V/r थी इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, ये V/r कैसा है? ये V/r का सेंस ऑफ रोटेशन है एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर क्लॉकवाइज को पॉजिटिव ले लिया है तो एंटी क्लॉकवाइज को नेगेटिव लिखना ही पड़ेगा। तो इसलिए मैं इसको लिखूंगा माइनस V/r। अब अल्फा का साइन क्या आएगा? अल्फा है क्लॉकवाइज सेंस में, फ्रिक्शन का जो टॉर्क आ रहा है वो है क्लॉकवाइज, तो अल्फा भी क्लॉकवाइज है, तो अल्फा पॉजिटिव लिखेंगे। प्लस अल्फा की वैल्यू है 5Fk/2 mr इंटू टी। और फिर क्या करते हैं हम पिछले 4-5 क्वेश्चन से यही करते आ रहे हैं। अब मैं इस वाली इक्वेशन में ये जो Fkt/m है इसकी वैल्यू निकाल के वैल्यू रखूँगा इक्वेशन नंबर 3 से। तो ये बनेगा ओमेगा फाइनल इक्वल्स टू माइनस V/r प्लस Fkt/m की वैल्यू कितनी है? V माइनस V2, तो V माइनस V2 और Fkt/m को सेपरेट करने पर कितना बच जाता है? 5/2r। तो ये 5/2r। अब देखो पेयर रोलिंग स्टार्ट हो चुकी है यहाँ पर। अगर पेयर रोलिंग स्टार्ट हो चुकी है तो ओमेगा फाइनल कितना हो जाएगा? यहाँ ओमेगा फाइनल हो जाएगा V2/r लिख सकते हैं इसको। जब पेयर रोलिंग स्टार्ट हो चुकी है तो V2 को लिखा जा सकता है, ओमेगा फाइनल को लिखा जा सकता है V2/r के बराबर। तो लिख दिया इसको। तो सिंप्लीफाई करने पर यह आएगा ओमेगा इसकी वैल्यू तो रखी है V/V2/r इक्वल टू माइनस V/r प्लस 5V/2r माइनस 5V2/2r। r सभी में कैंसिल हो रहा है तो उसको उड़ा देते हैं यहाँ से। ये r, ये r, ये r, ये r कैंसिल कर दिया, ठीक है। और अब मुझे जगह बदलनी पड़ेगी अपनी, तो मैं यहाँ शिफ्ट हो जाता हूँ। तो V2 लेफ्ट साइड में कर लें, जहाँ भी V2 है, तो V2 प्लस 5V2/2 इक्वल्स टू 5V/2 माइनस V। ये होगा 7V2/2 इक्वल्स टू 5V माइनस 2V, तो 3V/2। तो सॉल्व करने पर V2 की वैल्यू आती है 3V/7। तो ये हुआ आंसर पार्ट बी का, कि जब पेयर रोलिंग स्टार्ट होगी तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी यहाँ पर? V2 3V/7 के बराबर। तो ये बढ़िया क्वेश्चन है। हालांकि इस क्वेश्चन में एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ आती है, दिमाग में ये सवाल भी उठ सकता है कि जब ये बी पॉइंट पर पहुँचता है तो ज़रूरी है कि यहाँ पर ओमेगा ही पहले ज़ीरो हो। ये भी तो हो सकता है कि सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी पहले ज़ीरो हो जाए और ओमेगा पहले ज़ीरो ना हो। ऐसा प्रैक्टिकल लाइफ में होता है। जैसे कि मान लो बच्चे खेला करते हैं छोटे में कि एक साइकिल का टायर केवल आपके हाथ में, और उसको ऐसे घुमा भी दो और आगे फेंक भी दो, तो घूमते हुए जाएगा और आगे स्लिप होके और फिर वापस अपने घूमते हुए वापस आ जाता है। तो वो चीज़ इसमें होगी, ठीक है। कि अगर हमने इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी को इतना दे दिया है कि ये आगे जाए और पहले ओमेगा ज़ीरो ना हो, पहले सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी ज़ीरो हो जाए, तो ये रुकेगा और फिर घूमते हुए वापस यहीं आ जाएगा। तो वो सिचुएशन कब आएगी इसके बारे में सोचना, ये भी एक इंटरेस्टिंग चीज़ है। लेकिन यहाँ पर पहले वेलोसिटी किसकी ज़ीरो होती है? ओमेगा की, और सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी ज़ीरो नहीं हुई है। अगर
ड्यूरिंग द मोशन सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी पहले ज़ीरो हो जाए और ओमेगा ज़ीरो ना हो, सेंटर ऑफ मास की पहले वेलोसिटी पहले ज़ीरो हो जाए, उस समय ओमेगा ज़ीरो ना हो, तो ये वापस आ जाएगा लौट के इस तरफ लेफ्ट साइड में जाता। लेकिन यहाँ पर ये फाइनली पेयर रोलिंग मोशन में चला है और किधर चल रहा है, किस डायरेक्शन में चल रहा है, राइट साइड में। तो वो सिचुएशन कब आती है, और उस वैसे क्वेश्चन भी होते हैं, थोड़े एडवांस लेवल पर क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो उसका हम डिस्कशन अभी नहीं करेंगे, जस्ट आपके दिमाग में ये बात मैंने डाल दी कि ऐसी भी क्वेश्चन होते हैं, ऐसी भी सिचुएशन आती है। तो इस क्वेश्चन का ये डिस्कशन करते हैं हम यहीं पर कंप्लीट। दोनों आंसर हमने इसके निकाल लिए हैं और बढ़ते हैं इसके रोटेशन के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक। अब हम आ चुके हैं वर्मा सर की रोटेशन वाली बुक के लास्ट रोटेशन वाले चैप्टर के लास्ट क्वेश्चन के डिस्कशन पर। तो काफ़ी सारे क्वेश्चन थे इस चैप्टर में, अब हम आ गए हैं 86 पर। तो 86 क्वेश्चन के डिस्कशन में टाइम काफ़ी लगता है, इसलिए इसको एक बार में मैंने नहीं डाला है। अच्छा, इस क्वेश्चन में क्या सिचुएशन है, ये क्वेश्चन ये है कि ए सॉलिड स्फीयर रोलिंग ऑन ए रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस विद ए लीनियर स्पीड v। तो इसमें स्फीयर कैसा है, सॉलिड है और प्योर रोलिंग मोशन में है, ठीक है। विद ए लीनियर स्पीड v कोलाइड्स इलास्टिकली विद ए फिक्स्ड स्मूथ वर्टिकल वॉल। और इसका कोलिजन कैसा होता है, इलास्टिक, यानी कि जिस स्पीड से इसने हिट किया होगा वर्टिकल वॉल को, उसी स्पीड से ये सेंटर ऑफ मास वापस मूव करना शुरू करेगा। फाइंड द स्पीड ऑफ द स्फीयर आफ्टर इट हैज स्टार्टेड प्योर रोलिंग इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। यानी कि जैसे ही कोलिजन होगा वर्टिकल वॉल के साथ, तो जस्ट आफ्टर कोलिजन इसका जो मोशन है वो प्योर रोलिंग मोशन नहीं रहेगा, स्लिपिंग हो जाएगी। तो उन्होंने ये पूछा है कि जब प्योर रोलिंग स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है, तब बताना है कि इसकी स्पीड क्या होगी सेंटर ऑफ मास की। तो क्वेश्चन को समझने के लिए हम क्या करते हैं, एक डायग्राम बना लेते हैं। तो डायग्राम में मैंने ये बना लिया है, देखो ये है हमारा हॉरिजॉन्टल सरफेस, ठीक है। ये एक हॉरिजॉन्टल सरफेस हमने बना लिया। अब हम इस पर बनाते हैं एक सॉलिड स्फीयर, ठीक है। तो ये हमने बना दिया एक सॉलिड स्फीयर है ये, और ये सॉलिड स्फीयर जा रहा है जिसका कि कोलिजन किससे होगा, एक वर्टिकल वॉल से। तो हमको एक वर्टिकल वॉल भी चाहिए यहाँ पर, तो एक वर्टिकल वॉल और बनाते हैं। तो मान लिया कि ये है एक वर्टिकल वॉल। वर्टिकल वॉल में थोड़ा वॉल जैसा फीलिंग आ जाए, इसलिए हमने ये बना दी एक वर्टिकल वॉल, ठीक। ये वर्टिकल वॉल है। ये कोलिजन होगा। तो जो इनिशियल कंडीशन है पहले मैं वो बना लेता हूँ। इनिशियल कंडीशन ये है कि ये मूव कर रहा है, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी v है और इसकी जो एंगुलर वेलोसिटी है वो कितनी होगी, v/r, क्योंकि ये प्योर रोलिंग मोशन में है। और प्योर रोलिंग मोशन में है तो जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वहाँ पर फ्रिक्शन होगा नहीं। अब जब ये स्फीयर टकराता है वॉल के साथ, ठीक है, तो मैं इसको ज़रा पोजीशन बदल देता हूँ इसकी। ये इसका कोलिजन हो गया, ये हुआ कोलिजन। तो जैसे ही कोलिजन हुआ तो मैं सिचुएशन बना रहा हूँ जस्ट आफ्टर कोलिजन वाली। तो जस्ट आफ्टर कोलिजन जो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी है ये तो हो जाएगी रिवर्स। क्यों हो जाएगी, किस फोर्स की वजह से रिवर्स हो जाएगी, क्योंकि वॉल से इस पर एक इम्पल्सिव फोर्स लगेगा। वॉल से मतलब दीवार से इस पर एक इम्पल्सिव फोर्स लगा होगा। तो वॉल से जो इम्पल्सिव फोर्स लगा इस पर, वो ये लगेगा यहाँ, इधर एक इम्पल्सिव फोर्स आएगा यहाँ पर। तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी जब ये जा रहा था तो इधर थी, राइट साइड में। वॉल से टक्कर होते ही इम्पल्सिव फोर्स लगा और जिसकी वजह से इसको जो इम्पल्स मिला है उससे सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी में चेंज हो गया। लेकिन जो इम्पल्सिव फोर्स था, इस फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन कहाँ से पास हो रही है, सेंटर ऑफ मास से। तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट इस फोर्स ने उसको टॉर्क नहीं दिया। तो
तो टॉर्क नहीं देने की वजह से क्या हुआ कि एंगुलर वेलोसिटी में सडन चेंज नहीं आया, तो इसकी एंगुलर वेलोसिटी थी वो ऐसी ही रही। ओमेगा में सडन चेंज नहीं आया, वी में सडन चेंज आया। ठीक है, वी में सडन चेंज क्यों आया? क्योंकि जो इंपल्सिव फोर्स लगा यहां से एफ, इस फोर्स ने वी को चेंज कर दिया, लेकिन इस फोर्स का टॉर्क सेंटर ऑफ मास के अबाउट कितना है? 0 है, तो उसने कोई इंपल्सिव टॉर्क नहीं दिया, इसलिए वी बाई आर में कोई चेंज नहीं हुआ। तो एंगुलर वेलोसिटी इसकी सेम रहती है। अब सिचुएशन देखो, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की जो वेलोसिटी है यहाँ पर, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में बना लूँ तो इसकी वेलोसिटी कितनी है? वी प्लस ओमेगा आर है, वी प्लस ओमेगा आर। यानी कि ये ज़बरदस्त स्लिपिंग हो रही है यहाँ पर, और ये प्योर रोलिंग ख़त्म हो गई और ये प्योर स्लिपिंग स्टार्ट हो गई है। अब हमसे ये क्वेश्चन ना पिछले क्वेश्चन जैसा हो गया, अब जिसमें वी की जो डायरेक्शन थी इस तरह से थी कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर जो वेलोसिटी आती है वो v प्लस ओमेगा आर आ रही थी, वही सिचुएशन हो गई है क्वेश्चन नंबर 85 वाली। ठीक है, और इसका जो सोल्यूशन है वो भी हमको उसी मेथड से निकालना होगा जैसे कि हमने पहले किया था। ठीक है, तो v प्लस ओमेगा आर ये इसकी वेलोसिटी है, तो ये इनिशियल आफ्टर कोलिजन मैं लिख देता हूँ जिससे कि कुछ कन्फ्यूजन ना रहे, कि जस्ट आफ्टर कोलिजन after collision sphere starts स्लिपिंग। और ये कौन सी स्लिपिंग है इसकी? ये फॉरवर्ड स्लिपिंग हो जाती है इसमें। ठीक है, अब इसमें जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स लगने लगेगा, तो उस फ्रिक्शन फोर्स की डायरेक्शन क्या आएगी? तो मैं v प्लस ओमेगा आर यहाँ से हटा रहा हूँ, आपको पता चल गया है कि यहाँ जो वेलोसिटी है वो किस डायरेक्शन में? इधर है। तो जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर फ्रिक्शन कहाँ लगा? ये, तो f के यहाँ पर लगेगा। अब f के जो है ये सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी की अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, f के यहाँ लग रहा है, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी यहाँ पर है। और जो फ्रिक्शन का टॉर्क है उसका सेंस ऑफ रोटेशन कैसा है? एंटी क्लॉकवाइज सेंस में है, जबकि इसकी जो इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी है अभी ये कैसी है? क्लॉकवाइज सेंस में है। तो अब फिर क्या सिचुएशन आएगी? जो सिचुएशन आएगी वो मैं बनाता हूँ यहाँ पर, ठीक से समझते हैं ना आप लोग। मुझे ज़रा अपनी पोजीशन चेंज करनी पड़ेगी, स्पेस चाहिए जब। तो ये मैंने बनाया, जो स्फीयर था यहाँ से उठाया मैंने स्फीयर को। ठीक है, तो ये देखो, ये तो जस्ट आफ्टर, ये सिचुएशन है जस्ट आफ्टर कोलिजन वाली। इसके बाद क्या होगा? जस्ट आफ्टर कोलिजन वाली सिचुएशन में वेलोसिटी बना देता हूँ। जस्ट आफ्टर कोलिजन में ये तो है वेलोसिटी v, और जो एंगुलर वेलोसिटी है वो कितनी है? v बाई आर के बराबर है। और फ्रिक्शन कहाँ पर लग रहा है? काइनेटिक फ्रिक्शन ये राइट साइड में। फिर एक इसको मैं मान लेता हूँ ये स्टेट A। इसके बाद स्टेट B आएगी, तब सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी हो जाती है मान लो v डैश। ठीक है, और एंगुलर वेलोसिटी जो है इसकी वो कम होती जाएगी, और एंगुलर वेलोसिटी फिर यहाँ पर कहीं 0 होगी। एंगुलर जैसा कि एक क्वेश्चन नंबर 85 में हुआ था, अगर इस डायरेक्ट इस वाले क्वेश्चन को जो स्टूडेंट देख रहे हैं तो वो 85 का सोल्यूशन पहले देख लें। तो इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? एंगुलर वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 0। अच्छा, फ्रिक्शन अभी भी कहाँ लग रहा है? वहीं लग रहा है, स्लिपिंग अभी भी चल रही है। इसके बाद क्या होगा? एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन बदलेगी। अब मैं ज़रा इसको यहाँ से जगह चाहिए तो थोड़ा छोटा कर देता हूँ, यहाँ ले कर दिया मैंने मूव। अब क्या हुआ? ये पोजीशन आ गई C। यहाँ पर सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी को मैंने लिख लिया है v फाइनल, ये है v फाइनल। और जो एंगुलर वेलोसिटी है इसकी अब वो हो चुकी है एंटी क्लॉकवाइज सेंस में, और ओमेगा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? vf बाई आर। यहाँ पर प्योर रोलिंग स्टार्ट हो गई। ठीक है, तो ये जस्ट आफ्टर कोलिजन था। जस्ट आफ्टर कोलिजन ओमेगा कैसा था? राइट साइड क्लॉकवाइज सेंस में था, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी लेफ्ट साइड में थी। अब ये जो फ्रिक्शन लग रहा है इस पर, ये फ्रिक्शन सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी भी कम करेगा, और साथ साथ इसका जो टॉर्क है ये एंटी क्लॉकवाइज सेंस में है, तो ये v बाई आर जो है एंगुलर वेलोसिटी, इसको भी डिक्रीज करेगा।
तो एंगुलर वेलोसिटी डिक्रीज होते होते यहाँ पर एंगुलर वेलोसिटी कितनी हो गई है 0, तो यहाँ ओमेगा 0 हो गया और सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी भी कम होते होते वी डैश हो गई है, लेकिन अभी 0 नहीं हुई है। इसके बाद ये फ्रिक्शन अभी भी अपना काम कंटिन्यू रखे हुए है, तो फ्रिक्शन लग रहा है, तो अब इसका जो टॉर्क था वो टॉर्क तो जैसा पहले था वैसे ही अभी है। कैसा है इसका टॉर्क? एंटी क्लॉकवाइज सेंस में। तो अब यहाँ के बाद एंगुलर वेलोसिटी कैसी हो जाएगी? एंटी क्लॉकवाइज सेंस में हो जाएगी। तो ये एंटी क्लॉकवाइज सेंस में घूमना शुरू करेगा, लेकिन अभी भी प्योर रोलिंग नहीं हो रही है। अब वी डैश जो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी है और कम होगी और ओमेगा एंटी क्लॉकवाइज सेंस में बढ़ता जाएगा। धीरे धीरे एक स्टेट ऐसी आएगी कि वी एफ और ये सेंटर ऑफ मास एंगुलर वेलोसिटी वी बाई आर ये दोनों बराबर हो जाएंगे। तो एंगुलर वेलोसिटी हो जाती है यहाँ वी एफ बाई आर और ये है फाइनल वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास की। हमको क्वेश्चन में ये वी एफ निकालना है कि कितना होगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए एग्जैक्टली जैसा कि पिछले क्वेश्चन में मैंने किया है वही करूँगा। तो या फिर मैं इसको कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम से कर दूं इस बार। तो चलो अच्छा, इस बार मैं क्वेश्चन नंबर 85 को भी कर सकता था, तो मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लगा के। ठीक है, तो एंगुलर मोमेंटम में किस पॉइंट के अबाउट ले रहा हूं? ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। ठीक है, मैं जरा इसका सरफेस बना दूं जिससे कि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। जो हॉरिजॉन्टल सरफेस मैंने लिया है वो ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है, और जिस पॉइंट के अबाउट मैं एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कराने वाला हूं वो पॉइंट इस सरफेस पर है। ठीक है, ये है, इस सरफेस पर ये आ रहा है। तो इस सरफेस पर मान लो मैंने यहां पर ये जो पॉइंट है ये वाला पॉइंट, मान लो इस पॉइंट को अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कराते हैं। इस पॉइंट को क्या नाम दे दें? इस पॉइंट को मान लो हम नाम दे देते हैं डी पॉइंट है ये। तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम अबाउट पॉइंट डी। अच्छा, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व क्यों कर सकते हैं डी के अबाउट? क्योंकि पॉइंट डी के अबाउट सारे फोर्सेस का टॉर्क 0 रहेगा। एफ के, नॉर्मल रिएक्शन और एम जी, सारे फोर्सेस का मिला के टॉर्क 0 रहेगा। ठीक है, इसके बारे में डिटेल में डिस्कशन में किसी और टाइम पे करूंगा जब हम कॉन्सेप्ट पढ़ रहे होंगे। फिलहाल आप याद रखो कि इस पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व किया जा सकता है। तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम अबाउट पॉइंट डी हम लिखने वाले हैं। तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम में जो आएगा वो आएगा एंगुलर मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो एम सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कितनी है? वी, और पॉइंट डी से उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है लाइन ऑफ मोशन की आर, तो एम बी आर हो गया। इसका सेंस ऑफ रोटेशन कैसा है? इसका सेंस ऑफ रोटेशन है एंटी क्लॉकवाइज, माइनस जो दूसरा वाला है वो क्लॉकवाइज सेंस में है वी बाई आर। तो इसको मुझे लिखना पड़ेगा विथ नेगेटिव साइन। डायरेक्शन जरूर केयरफुल रहना डायरेक्शन के बारे में। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आईसीएम कितना है? 2/5 mr² और ओमेगा की वैल्यू कितनी है? v बाई आर। ठीक है, तो उसको सिंप्लीफाई कर दें तो अच्छा, डायरेक्शन और लिख दूं मैं, ये क्लॉकवाइज है, यानी एंटी क्लॉकवाइज को हमने पॉजिटिव लिया है। इसको सिंप्लीफाई करने पर यह जाएगा 3/5 mvr। इसको लिख लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब मैं लिख रहा हूं फाइनल एंगुलर मोमेंटम, फाइनल एंगुलर मोमेंटम अबाउट सेम पॉइंट डी के अबाउट। तो पॉइंट डी के अबाउट लिख रहे हैं। कब लिख रहे हैं? फाइनल से मेरा मतलब यहां पर, फाइनल से मेरा मतलब मैं एंगुलर मोमेंटम लिख रहा हूं इस जगह पर। ठीक है, तो लीनियर मोमेंटम कितना है? लीनियर मोमेंटम है mvr, सॉरी लीनियर मोमेंटम है mv, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है लाइन ऑफ मोशन की? वो है r। तो ये हो जाएगा mvr, और इसका जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन कैसा है? एंटी क्लॉकवाइज सेंस में आएगा। ठीक है, और सेंटर ऑफ मास के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कितना होगा? ICM ओमेगा। ICM की वैल्यू कितनी है? 2/5 mr², और ओमेगा की जगह हम लिखेंगे v फाइनल अपॉन r। v फाइनल अपॉन r क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि यहां पर प्योर रोलिंग मोशन स्टार्ट हो चुका है, तो ओमेगा की वैल्यू v फाइनल अपॉन r है।
इसके अलावा ये भी याद रखो कि नाउ हियर वी आर गोइंग टू टेक बोथ द टर्म्स विथ पॉजिटिव साइन, दिस MVR एंड दिस टर्म, बिकॉज बोथ द टर्म्स हैज सेंस ऑफ रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज, दोनों का सेंस ऑफ रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज है, और एंटी क्लॉकवाइज को हम पॉजिटिव लेके चल रहे हैं और क्लॉकवाइज को नेगेटिव। तो दोनों टर्म्स को मैं पॉजिटिव लिखूंगा यहाँ पर, ये भी एंटी क्लॉकवाइज है तो उसको मैंने प्लस कर दिया। ऐड करने पर ये कितना बचता है, ये होगा 7/5 MVR, यही क्वेश्चन नंबर 2। अब हम फाइनल एंगुलर मोमेंटम और इनिशियल एंगुलर मोमेंटम दोनों को इक्वेट कर देते हैं, क्योंकि पॉइंट डी के अबाउट इस पूरी प्रोसेस में एंगुलर मोमेंटम कैसा रहता है, कंजर्व रहता है। तो फाइनल एंगुलर मोमेंटम कितना है, 7/5 MVR, और इनिशियल एंगुलर मोमेंटम है 3/5 MVR। अच्छा VR नहीं, इसमें V फाइनल था भाई, सिंबल चेंज हो गया। इक्वेशन नंबर 2 में जो V है वो है V फाइनल, 7/5 V फाइनल इंटू R। तो M और R तो कैंसिल हो गया, 5 भी कैंसिल हो जाएगा, तो V फाइनल आता है सॉल्व करने के बाद 3/7 V के बराबर, एंड दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ये जो क्वेश्चन है ये सिमिलर था जैसा कि 85 था, हालांकि इस क्वेश्चन को मैंने सॉल्व किया है काइनेमेटिक्स की इक्वेशन लगा के कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम से, और ये कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम से समझ में तब आएगा जब एंगुलर मोमेंटम पढ़ लोगे, ठीक है। तो अभी मैंने जो अपने स्टूडेंट्स हैं ऑफलाइन वाले, उनको तो एंगुलर मोमेंटम नहीं पढ़ाया हुआ है जिस डेट को मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो इसलिए मैंने बाकी जो क्वेश्चन थे इससे पहले वाले 4-5 वो मैंने एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन से सॉल्व नहीं किए, जबकि उनका जो सोल्यूशन है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम से ही जल्दी आता है, ठीक है। और एक चीज़ और ध्यान रखना, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि आपके स्कूल के एग्ज़ाम में अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है कि प्योर रोलिंग कब स्टार्ट होगी CBSE के बोर्ड के एग्ज़ाम में, तो आपको उसके लिए सोल्यूशन के लिए काइनेमेटिक्स वाली मेथड ही लगाना है, ठीक है। ये 11th क्लास के स्टूडेंट से कह रहा हूँ कि आपके जो स्कूल के एग्ज़ाम होते हैं जहाँ पर सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे, तो वहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जो आप मेथड यूज़ करोगे वो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम अबाउट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट नहीं यूज़ करना, ये मैं एडवाइस करता हूँ, क्योंकि फिर उसमें काफ़ी डिस्प्यूट होता है, क्योंकि मैं ये एक्सपीरियंस कर चुका हूँ, फिर वहाँ पर स्कूल में आपको मार्क्स नहीं मिलते हैं। तो बेटर है कि आप काइनेमेटिक्स की इक्वेशन लगा के उसको सॉल्व करो, लेकिन जब हम जेई के लिए क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे तो हमें तो मेथड तो उसमें दिखाना नहीं होता है, और कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम्स को सॉल्व करने में कोई गलती नहीं है, ठीक है। लेकिन आपको स्कूल के एग्ज़ाम के लिए प्रेफर इसी मेथड को करना है, काइनेमेटिक्स वाले को। यहाँ पर जो हमने लिखी हुई है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ये जेई में इसी से ही सॉल्व करना है, क्योंकि वहाँ हमें टाइम सेव करना है, ठीक है। IIT में टाइम सेव करना है, तो हम जितने जल्दी क्वेश्चन का आंसर निकालेंगे उतना ज़्यादा बेनिफिट हमको मिलेगा। तो चलिए फिर हमने रोटेशन के सारे जो क्वेश्चंस थे वर्मा सर की बुक के, उनका डिस्कशन कर लिया है, और काफ़ी जो है ये हार्ड वर्किंग और मेहनत वाला काम होता है। और ये कौन सा लेके आऊँगा अभी मैं देखता हूँ कि कौन से टॉपिक का डिस्कशन हम स्टार्ट करें। हो सकता है किसी 12th क्लास का टॉपिक भी हो सकता है वो, ठीक है। तो चलिए फिर इसको हम यहीं पर कंप्लीट करते हैं। बाय बाय।